नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज भी हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र करने वाले हैं। और ये हमारा आप लोगों को पता है कि लगभग हम लोग 50 से 53 वीडियो जो बना चुके हैं सेट सॉल्यूशन का, जिसमें आप लोग को 75 जीके जीएस रहता है। मैक्सिमम वीडियो में आप लोग को 75 जीके जीएस मिल ही जाएगा। किसी किसी वीडियो में किसी कारण बस आप लोग को 50-60 क्वेश्चन ही दे पाया हूँ, तो इसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। लेकिन आप लोग को मैक्सिमम वीडियो में 75 क्वेश्चन मिल जाएगा प्रत्येक सेट में। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेट लेकर आया हूँ जो कि एडुटेरिया का है। आज के प्रश्न का यहाँ पर जो है 75 प्रश्न करेंगे, इसमें 50 आप लोग का जीके जीएस रहेगा और 25 जो आप लोग का साइंस क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग को पता है कि जो हमारा सिलेबस है बिहार एसएससी का, उसमें आप लोग को 150 क्वेश्चन टोटल रहता है, जो कि 600 मार्क्स का रहता है। अगर आप लोग उसमें आप लोग 6 से लगभग 400 प्लस ला जाइएगा तो आप लोग कट ऑफ पार कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आप लोग को टाइम दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। और आप लोग को पता है आज जो अब एग्ज़ाम होगा इसका ऑनलाइन लिया जाएगा। जैसे कि नोटिफिकेशन आया है कि बिहार एसएससी की तरफ से कि अब जो इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो ऑनलाइन लिया जाएगा। तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से रखिएगा कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा तो उसमें लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग पहले कभी कंप्यूटर यूज नहीं किए तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। वो सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। बाकी बात आप लोग के लिए जो पहले बार एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है और कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग आज का प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ फर्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर संख्या 1। इसमें कार आप लोगों की समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो समुद्र की गहराई आप लोग याद रखिएगा कि इसको जो मापा जाता है वो फैदोमीटर से मापा जाता है। तो याद रखिए आप लोग, समुद्र की गहराई मापने का यंत्र जो है वो फैदोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न संख्या 2। इसमें आप लोग पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है वो यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम विधि। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3। और इसमें आप लोग को पूछा जा रहा है कि आरच कारक किस जंतु में देखा गया था। तो आप लोग याद रखिए, आरच कारक जो देखा गया था वो बंदर में देखा गया था। आरच का फुल फॉर्म जो होता है वो रीसस होता है। रीसस का हिंदी में अर्थ होता है बंदर। तो इसी में ये पहली बार देखा गया था, इसीलिए इसका नाम आरच रख दिया। मतलब रीसस का जो पहला 2 वर्ड होता है वो आरच होता है, इसीलिए इसी के नाम पर आरच रखा गया इसको। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा बंदर। नेक्स्ट प्रश्न आप आ जाता है प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि मिलेराइट जो है वो निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो आप लोग याद रखिएगा, मिलेराइट जो अयस्क है वो निकेल का अयस्क है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, निकेल। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है आप लोग को प्रश्न संख्या 5 में कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियाँ तंत्रिका निकलती है। तो आपको याद रखिएगा कि कशेरुक रज्जु में जो तंत्रिका निकलती है वो 31 जोड़ी निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो कशेरुक रज्जु में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कशेरुक रज्जु। फिर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 7 में कि मानव शरीर के तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनना है यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर सही है मानव शरीर के तापमान के बारे में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सर्दी के मौसम में घट जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है गर्मी के समय में बढ़ जाता है, ये भी गलत बात है। सर्दी के मौसम में बढ़ जाता है, ये भी गलत है। किसी भी मौसम में शरीर का तापमान कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिए आप लोग, जो मनुष्य का शरीर का जो तापमान होता है वो क्या होता है कि सभी क्या होता है, सभी दिन समान होता है। जैसे कि आप लोग बताएं, मनुष्य का शरीर का जो समान तापमान होता है वो कितना होता है। तो आप लोग को पता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 8 में कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होगा। तो आप लोग याद रखिए, अगर रक्त में ऑक्सीजन की क्या कहते हैं, रक्त में अगर ऑक्सीजन की सांद्रता कमी हो जाएगा तो ये जो है समान से जो है यहाँ प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होगा। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता अगर कमी हो गया तो क्या होगा, समान दर से बढ़ जाएगा श्वास की गति। क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सांद्रता कम हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन कम हुआ है रक्त में, इसलिए ज़्यादा वो ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करेगा, श्वास की गति जो समान दर से बढ़ा देगी। इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 9 में कि लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है ऑप्शन के अनुसार देखें तो 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है।
और यहाँ पर फर्मी मीटर देखें तो फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। और जो हमारा माइक्रोन होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। और जो हमारा नैनोमीटर है वो 10⁻⁹ के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें तो इस यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो न्यूनतम लंबाई जो न्यूनतम इकाई हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया फर्मी मीटर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 10। और प्रश्न संख्या 10 में आप लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पर कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग जो हर समय काम करता है, ऐसा कौन सा शरीर का अंग जो हर समय काम करता है वो हृदय हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा हृदय। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका या किनका बीमीय सूत्र M0L1T-1 अर्थात यहाँ पर M0 हो गया तो बचा हमारा क्या, सिर्फ L बचा, अर्थात मीटर हम लोग मान लेते हैं। L हमारा जो लंबाई है तो इसको मान लेते यूनिट मीटर है। और T जो हमारा है वो क्या है, सेकेंड, जिसका टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो हम लोग T पर -1 नीचे लिखेंगे सेकेंड, अर्थात मीटर पर सेकेंड जो वो किसका मात्रक होता है। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन के अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर ये हमारा चाल है, चाल का ये मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अर्थात हमारा जो यहाँ पर ये जो बीमीय सूत्र दिया गया है ये किसके लिए हो जाएगा, चाल के लिए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है आप लोग प्रश्न संख्या 12 में कि श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा जो श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम है वो है नासा मार्ग से ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया से ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 पूछा जा रहा है आप लोग प्रश्न संख्या 13 में कि निर्वात में गमन करने वाले तरंग है। तो निर्वात में कौन सा तरंग जो है वो गमन करता है, तो आप लोग याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हमारा है वो निर्वात में भी गमन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है आप लोगों को कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, इनमें से कौन सा जो है वो जो कि भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भौतिक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। और आप लोग को बता दूं कि लोहे में अगर जंग लगता है तो उसका भार क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर सब्जियों का पकना, सब्जियों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर बात करें हम लोग बर्फ का पिघलना, बर्फ जो पिघलता है वो फिर बर्फ बन जाता है, मतलब जम अगर हम लोग पानी जो बर्फ पिघला तो पानी बना, फिर हम लोग पानी को अगर जमाएंगे तो बर्फ बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वो इंटरचेंज हो जाएगा अवस्था में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा था भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 15 में कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कृषिगत एकमात्र कारण नहीं, इनमें से कौन सा एक कारण है, मतलब एक घटना है जिसमें कि सिर्फ कृषिगत में ही नहीं होता है, सिर्फ कृषिगत के कारण ये घटना नहीं हो सकता है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्याही का सूखना, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये कृषिगत के कारण ही सूखता है, ठीक है। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ये स्याही का सूखना। ऑप्शन नंबर बी है भूमिगत जल को ऊपर चलना, ये भी कृषिगत के कारण होता है। सूती कपड़े पर जल की बूंद फैलना, ये भी कृषिगत के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। तो ये जो हमारा है सिर्फ कृषिगत के कारण ही नहीं होता है, बल्कि इसमें अतिरिक्त संसंजन तथा पर्ण समूह की क्रिया भी जरूरी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 16 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 16 में कि निम्न में से कौन सी तत्व नहीं है, इनमें से कौन जो तत्व नहीं है, धातु, अधातु, धातु, गैस। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि गैस जो हमारा है वो तत्व नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है आप लोगों की ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसको उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है आप लोग को प्रश्न संख्या 18 में कि कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा यूरिया है इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होता है वह 46% होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 19 प्रश्न संख्या 19 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। तो आप लोग याद रखिए जो हमारा लाइकेन है ये वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 20 पूछा जा रहा है आप लोग प्रश्न संख्या 20 में कि दंत बल्क निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है। तो आप लोग याद रखिए दंत बल्क जो बनता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 21 में कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन द्रव के गुण के कारण,
द्रव के कण ऊर्जा को अवशोषित करने के कारण, और यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर द्रव के कण द्वारा ऊर्जा मुक्त करने के कारण, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तापमान वृद्धि के कारण। तो आप लोग याद रखिए बाष्पीकरण के कारण जो शीतलता होती है वो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण होता है, ना कि ऊर्जा मुक्त करने के कारण, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे प्रश्न संख्या 22 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 22 में आप लोग को कि किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो आप लोग याद रखिएगा द्रव्यों की विभाज्यता का सिद्धांत जो सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था वो जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। और ये कब किया था आप लोग याद रखिएगा, ये 1808 ईस्वी में अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसी में आप लोग को कह सकते हैं कि ये जो इसका परमाणु सिद्धांत था वो क्या था, द्रव्यों की विभाज्यता का परमाणु सिद्धांत था। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जॉन डाल्टन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 23 में कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु तो देख सकते हैं लेकिन दूर के वस्तुओं को नहीं देख सकते। तो दूर के वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 24 में कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो MgCl2 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा MgCl2। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाए प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 25 में कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि त्वरित चालक का आविष्कार जो किया गया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है आप लोगों की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत जो है वो क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम क्या था। तो आप लोग याद रखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का क्रम जो है वो तीसरा है इसमें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 27 पूछा जा रहा है आप लोगों की राजस्थान सरकार ने भारत के पहले वेटलैंड शहर के रूप में किस शहर को विकसित करने का योजना बनाई है। तो आप लोग याद रखिए उदयपुर को विकसित करने का योजना बनाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 25 तक क्वेश्चन जब वो साइंस का था, अब हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर हम लोग आगे प्रश्न संख्या 28 में पूछा जा रहा है आप लोग को कि लॉर्ड्स एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किस खिलाड़ी को चुना गया। तो ये चुना गया नीरज चोपड़ा को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 29 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 29 में कि अक्टूबर 2023 में किसे जो यहाँ पर किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा नवरत्न का जो दर्जा दिया गया अक्टूबर 2023 में वो दिया गया है राइटरस लिमिटेड को। किसको, राइटरस लिमिटेड को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा राइटरस लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 30 में कि अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री अमित का संबंध किस खेल से है। तो आप लोग यह याद रखिएगा कि जो हमारा अर्जुन पुरस्कार विजेता है श्री अमित, इसका संबंध जो है बॉक्सिंग खेल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बॉक्सिंग से संबंधित है श्री अमित जी। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 31 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 31 में कि किस IIT के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। तो आप लोग याद रखें कृत्रिम हृदय जो तैयार किया गया है वो IIT कानपुर के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा IIT कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 32 पूछा जाए आप लोग प्रश्न संख्या 32 में कि IMF ने वर्ष 2023-24 में भारत का GDP वृद्धि दर कितना अनुमानित किया है। तो ये क्या है 5.9%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 33 में आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा कब किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा कि आरोग्य मैत्री योजना का शुभारंभ जो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है वो 13 जनवरी 2023 ईस्वी को किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 13 जनवरी 2023 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 34 में कि प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो आप लोग याद रखिए विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बन गया है प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 35 में कि रेलवे सुरक्षा बल जिसको हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं RPF, इसका नया महानिदेशक किसे बनाया गया है। तो आप लोग याद रखिए RPF को जो नया महानिदेशक बनाया गया है वो मनोज यादव को बनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मनोज यादव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 36 में कि एक पंचायत एक खेल मैदान योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया था। आप लोग याद रखिएगा ये जो शुरुआत किया गया एक पंचायत एक खेल मैदान ये केरल राज्य के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 37 में कि स्मोक एंड एसेज पुस्तक के लेखक कौन है।
तो आप लोग याद रखिएगा, स्मोक ऐसे जो पुस्तक है वो अमिताभ घोष जी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अमिताभ घोष। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 38 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 38 में कि विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिए, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 जून को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 8 जून। नेक्स्ट प्रश्न जाता है प्रश्न संख्या यहाँ पर 39 और 39 में प्रश्न हमारा है कि जो हमारा 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? तो ये मिला द फेबलमैन्स को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 40 और प्रश्न संख्या 40 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था? तो जो हमारा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था 2023 में, वो कहाँ किया गया था? आप लोग याद रखिएगा, ये किया गया था अहमदाबाद, जो कि आप लोगों को पता है अहमदाबाद कहाँ, गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, अहमदाबाद गुजरात में ही राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में किया गया था। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 41 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 41 में कि अंतरिम सरकार जो 1946 का था उसमें मंत्री और उसके कुछ विभाग दिया गया, उसको मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सरदार पटेल जी है, तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा सरदार पटेल जी है ये जो है गृह विभाग का था। यहाँ पर गृह विभाग है, यहाँ पर सरदार पटेल आप लोग याद रखिएगा गृह विभाग से हो गया। और हमारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, जो हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है वो खाद्य एवं कृषि विभाग से। किससे? खाद्य एवं कृषि विभाग से। और हमारा जो यहाँ पर जगजीवन राम जी है ये श्रम विभाग से हो गया। और हमारा लियाकत अली जो है वो वित्त विभाग से संबंधित है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखें तो एक का हो गया हमारा 2, तो ए का हो गया 2, हमारे यहाँ पर 3 गो में है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी का हो गया 1, तो बी का 1 हमारा ये दोनों में है, तो इसी दोनों में से कोई आंसर होगा। और हमारा सी का देखिए तो 4 है, तो सी का 4 हमारा इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आप लोग याद रख सकते हैं जो हमारा अंतरिम सरकार था उस टाइम, उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे, कृषि विभाग का जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और गृह विभाग का अध्यक्ष वो सरदार पटेल हो गया। और जो वित्त विभाग है वो लियाकत अली के हाथ में था। और श्रम विभाग जो है वो जगजीवन राम के हाथ में। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 42 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 42 में कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधित करने का शक्ति प्रदान किया गया? तो वो 68 जो हमारा अनुच्छेद 368 है, इसी के तहत जो है वो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। और ये किस भाग में? तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा संविधान का भाग 20 है उसी में जो हमारा संविधान संशोधन का जिक्र है। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 43 और प्रश्न संख्या 43 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए या फिर अनुमोदित होनी आवश्यक है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 1 माह के, जो हमारा 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 44 पूछा जा रहा है आप लोग को। प्रश्न संख्या 44 की निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो किसकी नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, महान्यायवादी और कैबिनेट सचिव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बाकी बात प्रधानमंत्री हो गया और जो हमारा यूटी का मुख्यमंत्री हो गया, महान्यायवादी हो गया, इस सब का जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 45 प्रश्न संख्या 45 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनी है? तो आप याद रखिएगा कि भारतीय संसद में तीन प्रकार का जो हमारा क्षेत्र है उससे मिलकर बनी है। यहाँ पर हमारा जो 3 इसमें कौन कौन सा है आप याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। इन तीनों से मिलकर हैं जो हमारा भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। और भारतीय संसद का जिक्र जो है वो आर्टिकल 79 में आप लोग याद रखिएगा। इसको एक ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं सरला से। तो संसद हमारा हो गया आर्टिकल 79 और जो हमारा राज्यसभा हो गया आर्टिकल 80 हो गया और लोकसभा जो हमारा आर्टिकल 81 हो गया। तो ये आर्टिकल आप लोग याद रख सकते हैं, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इसी तीनों के मिलने से ही ये संसद बना हुआ है हमारा। और राष्ट्रपति हमारा यहाँ पर है, इन तीनों के मिलने से हमारा संसद बना हुआ। और तीनों का जिक्र जो हमारे यहाँ पर किसमें है? तो आर्टिकल 79, 80, 81 में संसद, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद जो हमारा बना है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलने से बना है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 46 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 46 में कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है उच्च न्यायालय के बारे में?
तो आप लोग देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो पहला कथन है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ये गलत बात है। जो उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ना कि राज्यपाल के द्वारा। ये हमारा गलत दिया गया है। फिर यहाँ पर ऑप्शन में बी है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के हस्तांतरण संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये भी यहाँ पर गलत दिया गया। और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें कहा रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए। ये हमारा कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पर देखें तो हमारा चौथा ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ रिट जारी करता है, ये गलत दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर जो अनुच्छेद 32 है, इसके तहत जो रिट जारी किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो कौन सा, तो उच्च न्यायालय के द्वारा किया। यहाँ पर गलत है, उच्च न्यायालय के द्वारा ही दोनों अनुच्छेद है, इसलिए यहाँ पर ये भी कथन गलत है हमारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही सही था इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 पूछा आप लोग प्रश्न संख्या 47 में कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48 में पूछा जा रहा है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किस पर आधारित है। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा मूल संविधान में अनुसूची था वो 8 अनुसूची था, उसके बाद जो हमारा 9वीं अनुसूची बनाए भूमि सुधार से संबंधित है वो जोड़ा गया है। जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में, उसी के तहत जो हमारा 9वां अनुसूची है उसको जोड़ा गया। और 9वां अनुसूची आप लोग को पता है कि किससे संबंधित है, तो वो भूमि सुधार पर संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि सुधार पर जो हमारा है वो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था जो कि 9वां अनुसूची था। अगला प्रश्न प्रश्न के 49 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया है। ये किया गया है संविधान संशोधन जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत 5 चीज़ों को जो है वो क्या कहते हैं कि राज्य सूची से हटाकर किस में मिला दिया गया। तो आप लोग याद रखिएगा सम्मति सूची में मिला दिया गया। वो कौन कौन सा चीज़ आप लोग, शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन जीव हो गया एवं पक्षियों का संरक्षण हो गया, ये सब अब सम्मति सूची में दे दिया गया, पहले राज्य सूची में था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, और इस पर आप लोग बात करें यहाँ पर संघ सूची में टोटल 100 विषय हो गया अभी, और राज्य सूची में हमारा जो 61 विषय और जो हमारा सम्मति सूची है उसमें 52 विषय हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 पूछा जाए आप लोग प्रश्न संख्या 50 में कि वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य समन्वय का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संचालित होता है। तो आप लोग याद रखिए जो संचालित होता है वो 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसके तहत ही होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 51 पूछा जा रहा है प्रश्न 51 में कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो आप लोग याद रखिए कृष्ण छिद्र सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो एस चंद्रशेखर जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 52, और प्रश्न संख्या 52 आप लोग पूछा जा रहा है कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों की अलग करती है। तो आप लोग याद रखिएगा जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला ये स्पेन एवं फ्रांस को अलग करता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा स्पेन एवं फ्रांस। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न संख्या 53 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 53 में कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। तो आप लोग याद रखिएगा जो हमारा जो भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है वो है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, जो कि कहाँ है आपको पता है तमिलनाडु में से है, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ये भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 54 पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 54 में कि निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम लगाना है। तो पश्चिम से पूर्व क्रम हम लोग को जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कौन सा दर्रा जो हमारा किस राज्य में है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं पश्चिम से पूर्व सजा सकते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखें शिवकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो गया हमारा, और बोमडिल्ला दर्रा आपको पता है बोमडिल्ला दर्रा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में हो गया, और नाथुला दर्रा आपको पता है कहाँ है, तो सिक्किम में है, और जो हमारा लिपुलेख दर्रा ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो इस पर आप लोग देखें तो अगर हम लोग पश्चिम से पूरब की ओर चले सबसे पहले हमारा हो जाएगा कौन सा, तो लिपुलेख दर्रा आ जाएगा, सॉरी लिपुलेख नहीं, सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्या, तो शिवकिला दर्रा आ जाएगा सबसे पहले, तो ये एक हमारा हो जाएगा सबसे पहले एक। उसके बाद उत्तराखंड का हमारा हो जाएगा लिपुलेख दर्रा 1, 4,
उसके बाद दूसरे स्थान जो हमारा यहाँ पर नथुला दर्रा सिक्किम हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1, 3, 1, 4, 2 और 3, अर्थात सबसे पहले हमारा हो गया हिमाचल प्रदेश का शिवकिला दर्रा, फिर हमारा उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, उसके बाद बमडिल्ला दर्रा जो कि अरुणाचल प्रदेश में। इस पर हम लोग पश्चिम से पूरा इसको सजा सकते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में आप लोग पूछा जा रहा है कि एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखें एन्नौर बंदरगाह जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 56। इसमें क्या एक साइड में वनस्पति के प्रकार है, दूसरे साइड में इसका क्षेत्र है, तो मिलान करना है कि कौन सा वनस्पति किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए हम लोग इसको मिलान करते हैं। तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर है माकवी। तो आप लोग याद रखिए जब माकवी है हमारा, माकवी जो हमारा है ये जो कहाँ पाया जाता है वन क्षेत्र, आप याद रखिए ये जो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा फीबस है, तो फीबस जो हमारा दक्षिण अफ्रीका का एक वनस्पति का प्रकार, और चैपरेल जो हमारा है, चैपरेल एक कैलिफोर्निया का है, और हमारा बच गया यहाँ पर मेटारेल। तो मेटारोल जो हमारा है मेटोरेल ये चिली का है। तो यहाँ पर इस पर मिलान करें तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाता है। इस प्रकार आप लोग इसको समझ सकते हैं। जो हमारा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, माकवी जो वनस्पति प्रकार है वो माकवी भूमध्य सागर में हो गया, फिर हमारा फीबस हो गया दक्षिण अफ्रीका में, चैपरेल हो गया कैलिफोर्निया में, और मेटोरेल जो हमारा है वो चिली का एक वनस्पति का प्रकार है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 57 पूछा जा रहा है। आप लोग प्रश्न 57 की वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 58, और प्रश्न संख्या 58 आप लोग को पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी। तो यहाँ पर याद रखिए आप लोग जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी वो कर्नाटक राज्य में लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 59 की कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई? तो आप लोग याद रखिएगा जो कृषि मूल्य आयोग है इसका स्थापना किया गया था 1965 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1965 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न संख्या 60, और प्रश्न संख्या 60 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि मौद्रिक नीति क्या है। तो मौद्रिक नीति आप लोग याद रखिए ये राजकोषीय नीति का पूरक होता है। तो मौद्रिक नीति क्या है? हमारा राजकोषीय नीति का पूरक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 61 में कि निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है। तो कौन सा इसमें जो है वो कि वित्तीय जो हमारा समावेशन की प्रक्रिया है उसकी सफलता में बाधक है। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर निम्न आय, ये भी हमारा बाधक है। निरक्षरता भी बाधक हमारा हो जाएगा, और बैंक शाखाओं का अभाव भी हमारा हम कह सकते हैं कि सफलता में बाधक है। इस पर हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो हमारा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया के लिए सफलता में बाधक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, और इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 62 में कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन में से सही है बताना है। तो हमारा देखिए तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर है कि भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व, ये गलत बात है। सिर्फ भारत सरकार का ये उत्तरदायित्व नहीं है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या बी है कि सॉरी ऑप्शन संख्या बी है, बी हमारा यहाँ पर है कि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं, ये भी गलत है। इसमें आरबीआई की भूमिका है, जरूर है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा है कि घटा हुआ मुद्रा परिचलन मनी सर्कुलेशन इसको हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो ये बात सही है, ये सहायता करती है। और जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, ये गलत दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे प्रश्न संख्या 63 पूछा आप लोग प्रश्न संख्या 63 में कि भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित करता है। तो भारत में जो मुद्रा गुणक को परिभाषित करता है वो कौन करता है। तो याद रखिएगा जो हमारा मुद्रा गुणक होता है वो बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, बृहद मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करती है। तो यहाँ पर आप यहाँ कौन सम्मिलित नहीं करता है? चार ऑप्शन है, गरीबी में कमी लाना, और ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर है कि
रोजगार अवसरों का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर सी पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना, और ऑप्शन नंबर डी है लिंग असमता में कमी लाना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। तो यहाँ तक हमारा 64 प्रश्न हो गया कवर। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर प्रश्न संख्या 65, और प्रश्न संख्या 65 में हम लोग को पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिए तो कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी के विरोध में आरा के किस नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? तो आप लोग याद रखिए, ये जो किया गया विशाल जनसभा का आयोजन ये श्रीमती कुसुम देवी के नेतृत्व में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 66 के निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देसी रियासतों के लिए किया गया था? तो देसी रियासतों के लिए किसका गठन किया गया, किस समिति का गठन किया गया था? ये किया गया था बटलर समिति का गठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बटलर समिति। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 67 के ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो आप लोग याद रखिए, जो हमारा सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैला हुआ था जो व्यवस्था वो रैयतवाड़ी व्यवस्था था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और आप लोग को पता है कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था भारत में वो किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखिए, टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। और हमारा जो यहाँ पर इसमें दो आदमी था, एक कर्नल लीड और हेक्टर मुनरो था, दोनों था, जिसको हम टॉमस मुनरो भी बोल सकते हैं। और हमारा जो महलवाड़ी व्यवस्था है ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। और अस्थायी बंदोबस्त आप लोग को पता है कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 68 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 68 की निम्नलिखित विद्रोहियों को उनका कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है उसको व्यवस्थित करना है। तो सब यहाँ पर देखिए हम लोग सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हुआ, क्योंकि 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। और नील विद्रोह उसके बाद हमारा 1859 ईस्वी में हुआ है। फिर पावना विद्रोह जो हमारा उससे भी बाद में हुआ है 1873 ईस्वी में। इस पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा सही कालक्रम दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न के 69 है कि प्रश्न के 69 में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहले समाचार पत्र बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? तब यार के बंगाल गजट के जो हमारा प्रकाशित होने का जो प्रकाशक था बंगाल गजट के वो जेम्स ए हिक्की था। और इसका फुल फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग जेम्स अगस्टस हिक्की या जे हिक्की बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 70 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 70 में कि अरुंडेल कमेटी जो कि 1906 ईस्वी में गठन किया गया था निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? आप याद रखिएगा, अरुंडेल कमेटी ने जो सिफारिश की थी वो की थी विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो अरुंडेल कमेटी थी वो विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु ही मतलब इसको गठन किया गया था। ये इसी ने सिफारिश किया था कि विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करना है। किसने? तो अरुंडेल कमेटी ने। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 71 की निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। देखो क्रमवार सजाना है, संस्था का स्थापना कब हुआ था? तो हम लोग देखे थे इंडियन लीग जो हमारा है, इंडियन लीग स्थापना जो है वो 1875 ईस्वी में हुआ। और ये किसने किया था? आप लोग याद रखिएगा, इंडियन लीग स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया। और यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा है मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा का जो गठन किया गया है वो 1884 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा, जो हमारा वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम एवं आनंद चार्लू इन तीनों के द्वारा ये मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया गया था। और बॉम्बे एसोसिएशन आप लोग याद रखिएगा, बम्बो एसोसिएशन का जो स्थापना किया गया था बॉम्बे एसोसिएशन का वो 1852 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा? तो आप लोग याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है वो किया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के द्वारा। कब किया गया था? आप लोग याद रखिएगा 1876 ईस्वी में। इस पर हम लोग देखें यहाँ पर क्रम पर सजाने के बाद हमारा सबसे पहले आ जाएगा बॉम्बे एसोसिएशन अर्थात तीसरा आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा इंडियन लीग अर्थात पहला 3 1 4 2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 72 पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 72 में कि निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी? तो ये की है सिकंदर लोदी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने जो कविताओं की रचना की है वो गुलरुखी नाम से की है। अगला प्रश्न पर प्रश्न संख्या 73 प्रश्न संख्या 73 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नदी नहीं है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी में ये हमारा सुमेलित है। कालीबंगा घग्गर नदी ये हमारा सुमेलित है। रोपर चेनाब ये हमारा सुमेलित नहीं है। कोटदूजी सिंधु नदी ये सुमेलित है। तो रोपर नदी जो है, रोपर जो हमारा स्थल है वो सतलज नदी के किनारे है। इस नदी के किनारे सतलज नदी के किनारे हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर मिस्टेक दिया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोपर।
और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि चंदावड़ का युद्ध जो हुआ था वो किस किस के बीच लड़ा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा, चंदावड़ का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। 1194 ईस्वी में चंदावड़ का युद्ध लड़ा गया था। और ये जो हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था। इसलिए इसका राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर है वो जगह ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है, मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था जो हमारा चंदावड़ का युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न का 75 कि निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध यात्रियों में से सबसे बाद भारत में किसने की थी यात्रा। तो आप लोग याद रखिएगा, हमारे फाइजान जो सबसे पहले भारत में आया था, पहला चीनी यात्री कौन था, तो फाइजान था। और ये कब आया था भारत, 399 ईस्वी में आया था। उसके बाद आया हमारा जो यहाँ पर है जो हमारा संयुगन, संयुगन आ गया हमारा कब, तो 518 ईस्वी में आ गया संयुगन। जो हमारा फाइजान है उसके जस्ट बाद हमारा संयुगन आया था 518 ईस्वी में। और हर्षवर्धन इसके बाद आ गया हमारा कितना, 430 ईस्वी में। लेकिन बात करें हम लोग इत्सिंग का, तो ये जो हमारा 7वां ईसा पूर्व है, सॉरी 7वां जो सदी है हमारा उसके लास्ट में, अर्थात हमारा जो है 675 के बाद ही ये आया हुआ है इत्सिंग। तो इसलिए ये इसका एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं दिया गया है, हम लोग इसको लिख सकते हैं अंतिम अंतिम 7 AD बोल सकते हैं। 7th AD मतलब 7वीं सदी के अंत में ही आया था कौन, इत्सिंग। यहाँ पर हमारा सबसे बाद में आने वाला ये इत्सिंग ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, इत्सिंग। ये चीनी यात्री था जो कि सबसे बाद में आया था। सबसे पहले कौन चीनी यात्री था, फाइजान यात्री आया था। और फाइजान किसके समय में आया था, तो आप लोग याद रखिएगा आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और यहाँ पर जो हर्षवर्धन दिया गया ये चीनी यात्री नहीं है, चीनी यात्री तो हो जाएगा ह्वेनसंग। ह्वेनसंग जो हमारा वो आया हुआ था हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन यहाँ पर ऑप्शन दे देगा, इसीलिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर हर्षवर्धन जो है ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर्षवर्धन तो यहाँ का शासक था ना कि चीनी यात्री था। यहाँ पर ह्वेनसंग ऑप्शन में रहेगा, ये मिस्टेक ऑप्शन नहीं था इसलिए हमको भी मिस्टेक हो गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ह्वेनसंग आया था 630 ईस्वी में। किसके समय में, तो हर्षवर्धन के काल में, ना कि हर्षवर्धन आया था। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, हर्षवर्धन जो हमारा चीनी यात्री नहीं है, ये शासक था। इसी के समय में ह्वेनसंग आया था भारत। और फाइजान किसके समय आया था, आप लोग याद रखिए, फाइजान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखे तो टोटल 75 क्वेश्चन कर लिए जीके जीएस का, जो कि इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, अगले क्वेश्चन के लिए न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।